वेलकम लर्नर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एचपू बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम 2023 में आए लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। एचपू बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक 20 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द नंबर पाई इज़ अ फ्रैक्शन आर रिकरिंग डेसिमल ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जैसे कि आप जानते होंगे पाई की हम दो वैल्यू हमेशा जब भी हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो यूज़ करते हैं। पहली 22/7, दूसरी 3.14। जैसे कि आप जानते होंगे रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए 22 पाई को हम 22/7 के रूप में लिखते हैं। तो कईयों को लगता है कि वो एक रैशनल नंबर होगा। और 3.14 वैल्यू है तो ये भी एक रैशनल वैल्यू है क्योंकि ये टर्मिनेट हो जाती है दो डेसिमल नंबर के बाद। रैशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिन्हें p/q के रूप में हम लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है रैशनल और इरेशनल की, इन डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर वह नंबर होते हैं या इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला फाइनाइट, मतलब अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नंबर रुक जाता है तो भी वो आपका रैशनल नंबर होगा। दूसरा, अगर वो रुकता नहीं है पर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग, तब भी वो रैशनल नंबर होता है। मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपके नंबर आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, डिजिट्स आते जा रहे हैं, तो वो रुक नहीं रहे, ख़त्म नहीं हो रहा मतलब। पर वो तब वो नंबर अगर फिर उसके बाद वो रिपीट हो रहे हैं तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ये रैशनल नंबर के टाइप है, इसमें डेसिमल फॉर्म में। फाइनाइट मतलब एग्जांपल के लिए 135, ये एक रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मान लो 10.333, यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो भी यही क्या होगा, एक रैशनल नंबर। अगर मान लो ऐसा कोई नंबर हो 3.142873 और कोई भी नंबर इसके बाद रिपीट नहीं हो रहा, तो ये एक क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में इस फॉर्म में होते हैं, ना तो वो टर्मिनेट होंगे, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट होंगे। तो पाई की असली वैल्यू ये है 100 डेसिमल प्लेसेस तक, क्योंकि ये तो ख़त्म नहीं होगी कभी भी। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू है 3.14159 ऐसे करके चलते जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए पाई एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि डेसिमल फॉर्म में ये ना तो कभी ख़त्म होता है और ना ही इसके नंबर बाद में डेसिमल फॉर्म में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर SCD TEF UGH फिर एक ब्लैंक है, फिर WKL, यहाँ पर क्या आएगा। पहले SCD, यहाँ पर TEF, फिर हमने लिखा UGH। अब हम देखेंगे S के बाद क्या था, T के बाद क्या था, U के बाद क्या था, V। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, V, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है। वैसे C के बाद D आता है, D के बाद E, तो एक छोड़ के आ रहा है। जैसे C के बाद यहाँ पर D आता है, D के बाद E, तो दो का गैप लेकर, फिर E के बाद F के बाद G, तो फिर हम दो का गैप लेंगे, G के बाद H के बाद
जी के बाद एच, एच के बाद आई, तो आई आएगा वी आई। वैसे ही डी एफ, यहाँ पर भी दो दो का गैप है, डी के बाद ई, ई एफ, तो यहाँ पर भी दो दो का है गैप, तो दो दो का गैप कंटिन्यू करेंगे तो एच के बाद आता है जे, तो ये बन जाएगा वी आई जे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर्स? इंच, ओंस, सेंटीमीटर, यार्ड। इनमें से कोई तीन सेम है, एक ही कैटेगरी में आते हैं और एक उनसे अलग है। इन तीनों से जो इंच है, सेंटीमीटर है और यार्ड है, ये आपके यूनिट है किसके? ये यूनिट है आपके किसके? लेंथ के। ये लंबाई को मापने के लिए यूज होते हैं, जबकि ओंस यूनिट है आपका वेट का। वेट मापने के लिए यूज होता है ओंस, तो इसीलिए ओंस आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कोई अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देहाती ग्रामीण, जो देहात में रहते हैं उन्हें हम ग्रामीण कहते हैं, वैसे ही जो महान नगरीय में रहते हैं उन्हें हम शहरी कहते हैं, तो इसलिए ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, हमने किया है ध्वनि, कर्कश ध्वनि। तो ध्वनि का एक प्रकार है कर्कश ध्वनि, वैसे ही भाषण, भाषण, व्याख्यान, स्पर्श, मालिश, गंध, बदबू, स्वाद, शैली, और गंध का एक प्रकार है बदबू, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, स्मेल, स्टेंच। अगला क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 76 लेकर 80 तक इस टेबल की मदद से ही आपके सारे के सारे सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर हमें एक डाटा दिया गया है, ठीक है। पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिए हैं स्टेट, 5 स्टेट और ईयर्स दिए हैं, और उन ईयर्स में अप्लाइड कितनी कैंडिडेट ने अप्लाई कितना और कितने उस स्टेट से क्वालिफाई हुए, उन ये फिर अगली साल में उससे अगली साल का ऐसे करके हमारे को एक डाटा दिया है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम all the states together in 1997 is approximately what percentage of the total number of candidates qualified from all the states together in 1998। यहाँ पर हमसे पूछा है 1997 और 1998 के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के बारे में, और हमें बताना है 1997 में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट का परसेंटेज किससे कितना बनता है 1998 में क्वालिफाइड कैंडिडेट से। तो सबसे पहले 1997 के क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो ये वाले, ये हैं आपके 1997 में क्वालिफाइड कैंडिडेट, और 1998 के ये वाले क्वालिफाइड है। तो परसेंटेज पूछा है 1997 का 1998 से, तो सबसे पहले हम इन्हें ऐड करेंगे, उसके अपॉन में हम इन्हें डालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ऐसे ही हम परसेंटेज निकालते हैं। तो इन सबको ऐड कीजिएगा और इन सबको ऐड कीजिएगा, इन्हें अपॉन में डालिए और मल्टीप्लाई 100 से करिए। ये क्वेश्चन लेंथी है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए तो मैं सोल्यूशन इनका लाया हूँ पहले से करके। तो यहाँ देखिए 720 ये आपकी 1997 में क्वालिफाइड कैंडिडेट है। ये 840, 780, 950, 870, यहाँ देखिए 720, 840, 780, 950, 870। फिर 1999 में 980, 1050, 1020, 1240, 940, और फिर ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो ऐड करके आया 4160 अपॉन
5230 गुना 100। और यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन, आप 0 से 0 कट कर लीजिए तो फिर आपका बन जाएगा ये 4060 डिवाइड करना होगा 523 से। तो फिर से आप सॉल्व जब करोगे तो आपका आएगा 79.54%, जो अप्रोक्सीमेटली होता है आपका 80%। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो डिवीजन था वो थोड़ा लेंथी था, वो आपको करना होगा, और आप ऐसी कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन ध्यान से करना, क्योंकि पेपर में ये गलत होने के चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट क्यू ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स। एवरेज कैंडिडेट बताने हमें स्टेट क्यू से जो अपीयर हुए हैं। तो पहले तो क्यू स्टेट कहाँ है, यहाँ पर। इससे जो अपीयर हुए हैं उनका एवरेज, तो अपीयर कौन से हुए, ये वाले 8100, 9500, 8700, 9700 और आपका आपका ये 8950। तो इनका एवरेज करना है। पहले हम इन पांचों को ऐड करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है अप्लाइड कैंडिडेट का एवरेज। ठीक है, अप्लाइड, अपीयर्ड, अपीयर्ड अपीयर कैंडिडेट का एवरेज। तो इन्हें हम ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, 8100, 9500, 8700, 5700, और फिर इन सबको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा ये 8990। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसमें भी ये एडिशन करना था और डिवाइड करना था, ये थोड़ा सिंपल था। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द गिवन ईयर्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर फ्रॉम स्टेट पी हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ये हमारे हमसे पूछ रहा है स्टेट पी के बारे में। तो स्टेट पी कहाँ है, यहाँ। तो स्टेट पी के हमें बता रहा है, एवरेज पूछ रहा है कि किस में एवरेज परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। हमें परसेंटेज निकालना होगा पहले 1997 का पी के लिए ही, फिर 98 का, 99 का और 2001 का। तो हम कैसे निकालेंगे, जो क्वालिफाइड थे अपॉन जितने अपीयर हुए थे, ये हमारा हो जाएगा 1997 के लिए। वैसे ही 98 के लिए 1020 अपॉन 8800 गुना 100। फिर हमें पूछा 99 के लिए 890 गुना 7800 गुना 100, फिर इस करके परसेंटेज निकालेंगे। वैसे सेम टू सेम 1250 अपॉन 9750 गुना 100। फिर देखेंगे किसकी परसेंटेज ज़्यादा आएगी, जैसे कि यहाँ पर किया है ये, क्योंकि ये 97 के लिए था, 97 के लिए था। 780/6400 गुना 100 जो आया आपका 12.19%। वैसे ही आपने 1998 के लिए निकाला, 99 के लिए निकाला, 2000 और 2001 के लिए। तो आपने देखा कि मैक्सिमम परसेंटेज कहाँ बन रही है आपकी, 2001 में कितनी, 12.82%। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, डी। डी आपका राइट आंसर होगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी, इस क्वेश्चन में भी, क्योंकि पेपर में ये कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड होता है। बस आप टेक्निक देख सकते हैं कि पी के लिए पूछा था तो पी के लिए तो हमने ये किया। ठीक है, 780/6400 गुना 100 ऐसा करके हमने 5 सालों के लिए निकाला और देखा कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा बन रही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड from state and for all the years together over the candidates appeared from state and during all the years together। क्वालिफाइड हमें देखना है स्टेट एन का, कहाँ है स्टेट आपकी,
स्टेट एन का देखना हमें क्वालिफाइड कैंडिडेट कौन से आपके स्टेट एन की, ये 840, 1050, 920, 980 और 1020 ओवर द कैंडिडेट अपीयर, और अपीयर्ड वाले 7500, 9200, 86, 50, 9200, 8800। हमें पाँचों साल के स्टेट एन के लिए 500 साल के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को पहले जमा करना है, अपॉन करना है हमें जितने अपीयर हुए थे, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तभी हमें हमारी परसेंटेज निकलेगी। तो यहाँ पर हमने किया है एन के, पहले हमने जो क्वालिफाइड है वो ऐड किए एन के 500 साल के, और जो अपीयर हुए थे मल्टीप्लाई 100। तो फिर ये कैलकुलेशन करके आपका आया, यहाँ से कट कर देना था, फिर कैलकुलेशन करके आया आपका 11.15%। तो आपका सही आंसर होगा डी। इसमें भी एडिशन करना था, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डिवीज़न करना पड़ना था, तो थोड़ा लेंथी तो ये था, ये काफ़ी लेंथी थे ये क्वेश्चन। ये जो 5 क्वेश्चन करने थे आपको 76 से लेकर 80 तक, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत थी और इतना टाइम नहीं होता वैसे, तो इसलिए आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट करनी होगी और अपने पे कॉन्फिडेंस पूरा रखना होगा। जब आप ऐसी कैलकुलेशन करते हो तो आप घबरा जाते हो, और एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा पूरा आंसर गलत कर देती है। अब अगला 80 क्वेश्चन, ये भी सी टेबल से है। तो इसमें क्या पूछा है हमसे, द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट टू द टोटल नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट्स अमंग ऑल द 5 स्टेट्स इन 1999। 1999 की बात कर रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट से थे उनका हमें परसेंटेज निकालने के साथ अपीयर कैंडिडेट करना है। पहले क्वालिफाइड इनको ऐड करेंगे हम, इन सबको 850, 920, 890, 980 और 1350, इन्हें ऐड करना, अपॉन करेंगे हम इन सबको 7400, 84, 50, 7800, 8700 और 9800, मल्टीप्लाई करेंगे फिर 100 से। तो ऐसा होना था, फिर आपका ये सॉल्व करके आना था 11.84%। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाना था, बिल्कुल राइट। ठीक है, इसमें भी कैलकुलेशन थी, पहले आपका एडिशन करना था, फिर आपको यहाँ पर डिवीज़न करना था। तो इसलिए आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो और वहाँ पर ऐसी कैलकुलेशन लेंथी कैलकुलेशन आती है, तो फिर वहाँ पर चांस रहते हैं आपकी गलती के। तो इसलिए आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और प्रैक्टिस पहले करनी चाहिए आपको काफ़ी ऐसी कैलकुलेशन की, तभी आपके एग्ज़ाम में ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ हमें एक सीक्वेंस दिया है, पहले टर्म 104, फिर 109, फिर 115, 122, 130, फिर क्या आएगा। तो हम लिखते हैं सबसे पहले 104 और 109 के बीच 5 का डिफरेंस है, 109 और 115 के बीच आपका 6 का डिफरेंस है, फिर आपका 7 का डिफरेंस 115 122 में, फिर 8 का है, तो अगला डिफरेंस आपका 9 का होना चाहिए। तो इसीलिए 130 प्लस 9 139, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट होगा, क्योंकि डिफरेंस आपका एक एक बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो इजी था। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें 3 से 6, क्योंकि पहली टर्म 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, 30 है, फिर 117 है, फिर हमें बताना है कि अगली टर्म कौन सी आएगी। तो फिर 6 और 9 के बीच हमें कुछ रिलेशन निकालना है, फिर 30, फिर हमें 9 और 30 के बीच कोई रिलेशन निकालेंगे, फिर 30 और 117 के बीच, और उससे रिलेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे हम 117 से अगली टर्म फाइंड करने के लिए। 3 से 6 हम जा सकते हैं
हम कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, ये बनेगा 3 + 3 और ये कितना होता है 6, और 6 से हम 9 तक कैसे जा सकते हैं, 6 क्रॉस 1, 6 क्रॉस 2 -3, ये हो गया आपका 12 - 3 9, 12 - 3 9 हो जाएगा आपका। फिर 9 क्रॉस 3 प्लस 3, 9 3 ज़ा 27 प्लस 3 आपका हो जाएगा 30। अब 30 क्रॉस 4 -3 हो जाएगा आपका 120 -3 117। तो यहाँ पे लॉजिक पता क्या है, क्रॉस में अगर 1 है पहले, फिर 2 आ रहा, फिर 3 आ रहा, 4 आ रहा, तो अगला क्रॉस में आ जाएगा 5। पहले में +3 आ रहा था, फिर -3 आ रहा था, फिर +3 आ रहा था, फिर -3 आया, अब क्या आएगा +3, ये हो जाएगा आपका 585 +3, ये हो जाएगा 588। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेपर में करने लगते तो आपको पता नहीं चलता कि इसमें लॉजिक क्या लगा है, कि जैसे 3 से 6 कैसे पहुंचेंगे, 6 से 9 कैसे पहुंचेंगे, फिर 9 से 30 कैसे हो गया, 30 से फिर 117 कैसे हो गया। तो इसमें लॉजिक ये है कि 3 क्रॉस 1 प्लस 3, फिर आपका 6 आ गया, 6 क्रॉस 2 -3, फिर 9, 9 क्रॉस 3 प्लस 3, फिर 30, 30 क्रॉस 4 -3, फिर 117, और वैसे ही 117 क्रॉस 5 प्लस 3, 588। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा डायरेक्शन वाला है। अब अ बेबी क्रॉल्स 12 फीट टूवर्ड्स द ईस्ट। चलो, बेबी यहाँ था तो वो अपने ईस्ट गया। ईस्ट आपको मैं डायरेक्शन हमेशा बताइए, ईस्ट इस साइड होता है, वेस्ट आपका इस साइड, नॉर्थ इस साइड, साउथ इस साइड। तो यहाँ से वो ईस्ट की तरफ गया। कितना गया, 12 फीट, ठीक है। फिर उसके बाद वो गया साउथ की तरफ, क्योंकि साउथ यहाँ नीचे के लिए होता है, तो साउथ कितना गया 4। फिर वो 9 फीट गया वेस्ट, वेस्ट की साइड होता है, इस साइड उसका वेस्ट, तो कितना गया 9, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो अगर यहाँ 9 था तो यहाँ तक भी 9 होगा, तो बच गया ये वाला, कितना बच गया 3, और ये कितना था 4, क्योंकि ये 4 है तो ये वाला भी 4 होगा। और ये पूछे हमसे कि इनिशियल पोजीशन से वो अब कितना दूर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये उल्टी ऐसी कुछ ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो ये 4 है, ये 3 है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस होती है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है हमेशा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होती है जो सबसे बड़ी होती है, ये आपका बेस हो गया, ये आपकी परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर आपका 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 + 9, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 4, 4 4 क्रॉस 4 16, 3 क्रॉस 3 होता है आपका 9, तो ये आ गया 25। तो एच स्क्वायर आ गया आपका, हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 25। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 2 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें 25 मिलता है, तो वो है 5, तो इसीलिए एच हो जाएगा आपका 5, ठीक है। क्योंकि एच स्क्वायर आपका 25 था, तो एच हो जाएगा आपका 5। तो 5 फीट या इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला
क्वेश्चन, इफ रीना सेज अंजलि's फादर रमन, तो ये ब्लड रिलेशन वाला है। अंजलि के फादर, अंजलि के फादर कौन है? रमन। ये पहले भी आया है क्वेश्चन। फादर, अंजलि के फादर रमन इज ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ। किस किसके सन है रमन? रामानंद के। और रीना बोलती है कि रामानंद उसके क्या है? फादर इन लॉ। तो उनका इकलौता बेटा कौन है? रमन। तो इसलिए रीना क्या हो जाएगी? उनकी वाइफ। किसकी? रमन की वाइफ। ठीक है। और पूछ रहे हैं पीयू, जो कि है सिस्टर ऑफ अंजलि। तो पीयू क्या है? अंजलि की सिस्टर। तो ये पूछ रहे हैं कि उसका रिश्ता क्या है रामानंद के साथ। तो रामानंद की क्या हो जाएगी? पीयू ग्रैंड डॉटर, पोती हो जाएगी, क्योंकि उसका बेटा है रमन और रमन की आगे बेटी है पीयू। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ग्रैंड डॉटर, सी। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज। आपको एक ट्राइंगल दी है, ठीक है, जिसकी साइड का रेशो है 3:5:7। अगर रेशो दिया है आपको 3:5:7, तो इसकी जो लेंथ है हम मल्टीप्लाई किसी एक्स से करेंगे, किसी अननोन से। तो इसलिए साइड हो जाएगी एक 3x, दूसरी 5x, तीसरी 7x। जब हम रेशियो को बदलते हैं तो हम किसी अननोन फैक्टर को लेके चलते हैं, जिसे हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है? इन सब का ऐड, इन सब को ऐड करके जो आता है वो पेरीमीटर होता है। जो बाहर की सारी साइड्स है, इनको हम जब ऐड करते हैं वो ही हमारा क्या होता है? पेरीमीटर। तो हमें पेरीमीटर कितना दिया गया है? 30। तो इसीलिए 3x प्लस 5x, क्योंकि ये साइड्स की लेंथ है। एक साइड आपकी 3x है, दूसरी आपकी 5x है, तीसरी आपकी 7x। तो ये हमें पेरीमीटर दिया है। 7x कितना हो जाएगा? 30। तो इन्हें ऐड करेंगे, 7 प्लस 12, 15x आ गया आपका 30। तो x आ गया आपका 30/15। तो x हो गया आपका 2। ठीक है। तो आपकी एक साइड हो जाएगी, ये वाली साइड होगी 3x, वाली हो जाएगी 6, क्योंकि x की वैल्यू आप 2 बनेंगे। 5x हो जाएगा, 5 क्रॉस 2 10, और 7 क्रॉस 2 14। तो हमें क्या पूछा है? लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ये 14 सेंटीमीटर वाली। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, इसमें भी इसी क्वेश्चन से, इसी मतलब इन इंफॉर्मेशन से आपके सारे के सारे 86 से 90 वाले क्वेश्चन होंगे। तो इसे हम ध्यान से समझ लेते हैं कि क्या डायग्राम बनेगा। ये मैं पहले ये मैं पहले बना के लाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन में एरर ना हो, इसलिए। सबसे पहले ए पर्सन ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी। तो यहाँ से किसी पर्सन ने स्टार्ट किया चलना, किसमें? ईस्ट डायरेक्शन में। तो उसका ईस्ट होगा इस साइड को, क्योंकि अभी हमने बताया था ये ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ, और ये साउथ। ठीक है। तो बी पॉइंट पे जब उसने चलना स्टार्ट किया, कहाँ के लिए? इस डायरेक्शन में, और 7 किलोमीटर चला पॉइंट बी तक। तो पहले यहाँ से चला यहाँ तक, पॉइंट बी तक कितना चला? 7 मीटर। ठीक है। फिर पॉइंट वी से
ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 5 मीटर टू रीच पॉइंट एक्स। फिर उसने लिया राइट, तो अगर वो यहाँ पर खड़ा था वी पॉइंट पे तो उसका राइट हो जाएगा निचली साइड के लिए और लेफ्ट हो जाएगा ऊपरी साइड के लिए। तो उसने लिया फिर राइट और वो चल गया कितना 5 मीटर और पहुँच गया एक्स पे। ये डायग्राम आप बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। 5 मीटर, ठीक है, एक्स पे पहुँच गया। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब वो एक्स से फ्रॉम पॉइंट एक्स ही स्टार्ट वॉकिंग इन 9 मीटर नॉट टू रीच एट पॉइंट के। अब एक्स से वो चला नॉर्थ, तो अब नॉर्थ होना चाहिए होगा उसका ऊपर के लिए, ठीक है। तो जहाँ से वो अभी आया था तो वो ऊपर के लिए ही अब कितना चलेगा 9 मीटर। तो सबसे पहले वो यहाँ तक पहले 5 चलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद 4 मीटर वो और चलेगा। तो टोटल कितना चला उसने एक्स से लेकर के तक 9 मीटर, पर यहाँ तक वी से के कितना है आपका तब 4 मीटर। और टोटल एक्स से लेकर के तक आपका अब 9 हो गया, क्योंकि 5 यहाँ तक वी तक और उसके आगे 4 मीटर, ठीक है। अब वो के पे पहुंच गया। फ्रॉम पॉइंट के ही टेक्स आ लेफ्ट टर्न। अब के पास के जब वो के पे खड़ा था यहाँ पर तो उसका राइट इस साइड को और लेफ्ट इस साइड को, तो वो लेफ्ट को चला कितना 12 मीटर। तो यहाँ से चला वो यहाँ तक और पहुँच गया जेड पॉइंट पे। कितना चला 12 मीटर टू रीच पॉइंट जेड। अब फ्रॉम पॉइंट जेड ही स्टार्ट्स एंड वॉक्स 8 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। तो साउथ कहाँ आता है उसका जेड पॉइंट पे नीचे के लिए। तो फिर कितना चला वो आपका 8 मीटर, ठीक है। और फिर पहुंच गया कहाँ पर पॉइंट पॉइंट पी पर। और पॉइंट पी पर उसने लिया लेफ्ट टर्न और चला 6 मीटर और पहुंच गया पॉइंट ए पे। फिर पॉइंट पी से उसने लेफ्ट टर्न लिया, क्योंकि राइट उसका इस साइड हो जाएगा, लेफ्ट लिया तो लेफ्ट टर्न लेकर वो 6 मीटर चला और पहुंच गया पॉइंट ए पे। तो ऐसे करके पूरा डायग्राम बनना था। अब हम क्वेश्चन करेंगे जो पूछे हैं। पहला क्वेश्चन, इफ पॉइंट जी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए एंड ईस्ट ऑफ पॉइंट जेड देन व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जी एंड पॉइंट के। ये बोल रहे हैं कि अगर जी कोई पॉइंट है, वो ए का नॉर्थ पॉइंट है और जेड का ईस्ट पॉइंट है। हमें कोई जी पॉइंट दिया जो ए का नॉर्थ है, ए का नॉर्थ इस साइड को होगा और जेड का ईस्ट इस साइड को होगा, क्योंकि जेड का वो ईस्ट है, जेड का ईस्ट मतलब इस साइड, ए का नॉर्थ ऊपर के लिए। तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये है आपका जी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये पूछ रहे हैं कि जी और के बीच डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए तक पी से लेकर ए था 6 मीटर, तो जेड से लेकर जी भी कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो जी से लेकर के कितना बच गया अब, क्योंकि जेड से लेकर के था पूरा 12 मीटर। अब जेड से लेकर जी 6 मीटर होगा तो जी से लेकर के भी कितना बच गया अब 6 मीटर, क्योंकि तभी होगा ये जेड से लेकर के 12 मीटर। तो आपका सही आंसर क्या होगा 6 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला, इन विच डायरेक्शन पॉइंट इज ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। यहाँ पर मैंने फिर से वो डायग्राम रखी है ताकि इजी हो। हमें पूछ रहे हैं ए पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी के किस डायरेक्शन में होगा। तो पॉइंट बी का है यहाँ पर, पॉइंट ए यहाँ है, तो ये पूछ रहा है बी के विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा। तो देखो ये इसका हो गया ईस्ट और ये होगा नीचे के लिए क्या हो गया साउथ। तो किस साइड हो गया ईस्ट साउथ में, ठीक है, साउथ ईस्ट। तो इस ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें पूछा है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। ए पॉइंट बी के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी किस डायरेक्शन में है साउथ ईस्ट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के एंड पॉइंट ए।
के और ए के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? सबसे शॉर्टेस्ट होती है स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों को जोड़ेगी, ठीक है, ये वाली। अब हमें इसका डिस्टेंस करना है फाइंड, इसकी लेंथ फाइंड करनी है हमें ए और ए के की। तो यहाँ पर सबसे पहले एक देखो आप, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है कुछ इस तरह से, ठीक है, एक्स थोड़ा नीचे यहाँ तक बन रही है, ठीक है, क्योंकि जेड से लेकर पी आपका 8 मीटर था, तो के से लेकर जो यहाँ पर पॉइंट होगा, मान लो इस पॉइंट को मानते हैं हम वही डी पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ तक भी कितना होगा 8 मीटर, क्योंकि 4 मीटर यहाँ तक था तो यहाँ पर 4 मीटर और होगा, ठीक है, क्योंकि जेड से लेकर पी आपका 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती, क्योंकि एक्स आपका थोड़ा नीचे से है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि ये टोटल एक्स से लेकर के तक 9 मीटर था, जबकि जेड से लेकर पी 8 मीटर तक था। तो इसीलिए जो यहाँ पर ए है ये भी 8 मीटर पे है, और यहाँ पर भी जो डी होगा वो 8 मीटर पे होगा के से। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, हमें यहाँ पर निकालना है ए के, जो कि आपका क्या है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज होती है बड़ी साइड, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ पर हम फिर से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है आपका 8 का स्क्वायर, बेस है आपका ये जो बचा, ये कितना बचा था 6, क्योंकि देखो जेड से लेकर के तक था पहला मीटर, और पी से लेकर ए तक था 6, तो यहाँ से ले ये तो इसके ही सामने ऐसा, तो ये 6 मीटर हुआ, तो ये आगे का कितना बचा, क्योंकि पूरा 12 था तो ये कितना बचा, ये 6 मीटर। तो ए आपका जो ये बेस है, ए डी जो आपका बेस है ये कितना होगा 6 मीटर। तो इसलिए आपको ये डायग्राम बड़े अच्छे से बनाना है। 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 64, 6 का स्क्वायर 6 क्रॉस 6 36, तो ये हो गया ऐड करके 100। तो एच स्क्वायर आपका आ गया 100। तो किसे मल्टीप्लाई करने के बाद 100 आता है, 10 क्रॉस 10 देता है आपको 100, इसलिए एच क्या हो जाएगा 10। तो मतलब अगर एच स्क्वायर 100 तो एच हो जाएगा आपका √10, मतलब 100 का वर्गमूल या 100 का स्क्वायर रूट। तो किसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 100 मिलता है 10, तो इसलिए एच हो जाएगा 10। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एक्स। पी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है? पी आपका यहाँ पर है, एक्स आपका यहाँ पर है। एक्स से देखना है हमें पी, तो एक्स की यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं ऐसे। एक्स के ये वाला एक्स के लिए नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका वेस्ट, तो ये ऐसा जाएगा। तो ये पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स किस डायरेक्शन में हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच, तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स से हम देखेंगे ये नॉर्थ एक्स का, ये वेस्ट है, तो पी आ रहा है नॉर्थ वेस्ट के बीच में, तो नॉर्थ वेस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए पॉइंट एस इज मिड पॉइंट बिटवीन जेड एंड पॉइंट पी। एस जो पॉइंट है वो जेड और पॉइंट पी का मिड पॉइंट है, तो जेड यहाँ पर है, पी यहाँ है, इनका मिड पॉइंट कहाँ होगा यहाँ पर। ये कौन सा पॉइंट है अब एस, ठीक है। देन इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट वी विद रिस्पेक्ट टू एस। जो पॉइंट वी है ये एस की किस डायरेक्शन में होगा, तो हम देख सकते हैं ये एस के किस में होगा, इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सी डायरेक्शन है ईस्ट, तो इसका आंसर है डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही
हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि हमारे पूरे 90 क्वेश्चन हो गए हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।